हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर गुड। मैं बता दूं, मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। वी हैव रिवाइज द टॉपिक एनसीएलटी और एनसीएलटी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। रिवाइज द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनसीएलटी का रिवीजन करने से पहले ये अपन डिस्कस कर लेते कि कंसेप्ट एनसीएलटी और एनसीएलटी क्यों लेकर आया, कौन लेकर आया। ध्यान रखा, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक एक्ट होता कंपनीज एक्ट 1956। उसके अंदर क्या होता था, जो भी कंपनी से रिलेटेड मैटर है वो कौन डील करता था? या तो कंपनी लॉ बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऐसा चेन ऑफ अथॉरिटी चलती थी। बट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसके पास ऑलरेडी इतना प्रेशर था कि वह ऑन टाइम डिस्प्यूट, जो कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट होते थे, वो रिजोल्व नहीं कर पाता था। देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर इन कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक कंसेप्ट लेके आया, दैट इज कॉल्ड एज एनसीएलटी और एनसीएलटी। वो क्या डील करता है? जितने भी कंपनी से रिलेटेड मैटर होते हैं, आपका आईबीसी हो गया, मतलब इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी या वाइडनिंग अप से रिलेटेड हो गया, या आपका अमाल कमीशन हो गया, जितने भी आपके मैटर होते हैं कंपनी से रिलेटेड मैटर, वो कौन डील करता है? एनसीएलटी। ध्यान से सुनना, एनसीएलटी फर्स्ट अथॉरिटी होती है जिसमें आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एनसीएलटी के बाद एनसीएलटी हो सकती है, और उसके बाद क्या होगी आपकी, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार कुछ भी, कोई भी अथॉरिटी नहीं होती होगी। जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वह फाइनल हुआ होगा। ठीक है गाइस। अब एनसीएलटी का आपने थोड़ा सा कंसेप्ट, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन नोटिफाइड करती है, ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है। अब गाइस जाते हैं एनसीएलटी, और एनसीएलटी में कितने प्रेसिडेंट होते हैं, क्या होते हैं, कौन पर्सन अपोज होता है, वो अपन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना, एनसीएलटी के अंदर क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। मैंने क्या बोला? एनसीएलटी के अंदर प्रेसिडेंट होता है और मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कितने, टू टाइप के होते हैं, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। मैंने क्या बोला? एनसीएलटी में क्या होता है? पहले तो होगा प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के बाद मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के आगे एक होता है जुडिशियल मेंबर और होता है टेक्निकल मेंबर। वेयर इन केस ऑफ एनसीएलटी, जो एनसीएलटी से हायर अथॉरिटी है उसको बोलेंगे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके अंदर आपका चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन के बाद जुडिशियल मेंबर और आपका टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। ध्यान रखना, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट प्लस आपके जितने भी मेंबर्स है, वेदर इट इज जुडिशियल मेंबर और वेदर इट इज ए टेक्निकल मेंबर, दोनों की संख्या 11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एमसीक्यू लिख की क्यों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला? दोनों की संख्या 11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन नहीं आएगी, अपन एग्जाम ओरिएंटेड कर रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जनरली क्वेश्चन इसी सेक्शन से बनते हैं। 420 से लेके 423 इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब यही है जो ये है। सेक्शन नंबर 420 धारा 420 के अंतर्गत क्या है? ट्रिब्यूनल, जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोई सा भी ऑर्डर पास कर सकती है आफ्टर ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मैंने क्या बोला? एनसीएलटी कोई सा भी ऑर्डर पास कर सकती है आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ध्यान रखना, उससे ऑर्डर पास किया है वो अमेंडमेंट भी कर सकता है अगर उस ऑर्डर के रिकॉर्ड में कहीं मिस्टेक हो। मैंने क्या बोला? जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है उसको क्या कर सकती है? अमेंड, मतलब चेंज भी कर सकती है अगर उसके जो रिकॉर्ड, या मतलब जिस बेसिस पर उसने ऑर्डर पास किया है, जो सबूत बोल सकते हो आप हिंदी में, जो भी है उसके सबूत के बेसिस पर जिसने ऑर्डर पास किया हो, अगर उसमें मिस्टेक हो। अब कितने टाइम में कर सकता है अमेंडमेंट? विद इन ए 2 ईयर। मैंने क्या बोला? 2 साल के अंदर। मैं वापस रिपीट करता हूँ, अमेंडमेंट कर सकती है, चीज कर सकता है उसका ऑर्डर विद इन ए 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर। मैंने क्या बोला? विद इन द 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर थर्ड कंडीशन आती है, अगर आपने एनसीएलटी का ऑर्डर आगे प्रेफर किया है, मतलब आपने एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में कहीं अपील फाइल करी, अपील मतलब आपने एनसीएलटी और ऐसा केस में भी सुप्रीम कोर्ट में आपने क्या करी है? अपील फाइल करी है, तो उस केस में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, मतलब एनसीएलटी अमेंड नहीं कर सकता। लास्ट कंडीशन, अगर एनसीएलटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया, जो भी कंसर्न पार्टी है, वेदर इट इज अगेंस्ट पार्टी और फेवरेबल पार्टी, जिसके फेवर में जो भी केस हुआ हो और जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ हो, दोनों पार्टी को वो कॉपी ऑफ ऑर्डर देगी।
कौन देगी, सेंड करेगी एनसीएलटी। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। सेक्शन नंबर 421 अपील, जो भी ऑर्डर पास किया है एनसीएलटी का उसको अपन अगेन अगर कोई पार्टी है वो सेटिस्फाइड नहीं होती है उस ऑर्डर से तो अपील को प्रेफर मतलब आगे फर्दर उस ऑर्डर्स के अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकती है। कहाँ फाइल कर सकती है, एनसीएलटी, उसको बोलेंगे शॉर्टकट में अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बोल सकते हैं, नहीं तो फुल फॉर्म में एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल कर सकते हैं। अब सरकार ध्यान रखना कब तक फाइल कर सकते हैं, विद इन 45 डेज, मैंने क्या बोला 45 दिनों के अंदर अंदर आपको वो ऑर्डर पास आप अपील कर सकते हो एनसीएलटी में। अब 45 दिन कहाँ से कंसिडर करेंगे, 45 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉपी बाय एग्रेसिव पार्टी। 45 दिन, अरे यार कौन बजा रहा, मैंने क्या बोला, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल कब तक आप फाइल कर सकते हो अपील, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर बाय एग्रेसिव पार्टी। जब भी कॉपी ऑफ ऑर्डर रिसीव करती है वो एग्रेसिव पार्टी, उसके 45 दिनों के अंदर वो क्या करेगा, अपील आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास फाइल कर सकते हैं। फर्दर 45 डेज का अगर वो 45 दिनों के अंदर अपील नहीं फाइल कर पाया किसी भी रीज़न की वजह से, अगर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को मतलब एनसीएलटी को लगता है कि ये रीज़न सफिशिएंट है, मतलब ये रीज़न सफिशिएंट कोज है कहीं उस रीजन में, तो फर्दर 45 डेज का और टाइम देगा, मतलब कुल मिला के 90 डेज का टाइम मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस ऑर्डर्स के अगेंस्ट में आप कभी अपील फाइल नहीं कर सकते हो एनसीएलटी में। जब भी एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया है फॉर कंसेंट लेके, किसकी कंसेंट लेके, जो भी पार्टीज है मतलब जो भी फेवरेबल पार्टी और एग्रेसिव पार्टी है दोनों की कंसेंट लेके कि सरकार हम जो ऑर्डर पास कर रहे हैं वो ऑर्डर सही है, रिकॉर्ड उसके सही है, तो सरकार उस ऑर्डर को आप फर्दर अपील नहीं कर सकते हो एनसीएलटी में। मैंने क्या बोला, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। अपील कर सकते हैं जो भी एनसीएलटी का ऑर्डर है आप अपील कर सकते हो एनसीएलटी में, बट सरकार कब तक कर सकते हो, 45 दिनों में। कब तक, 45 दिन विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड बाय एग्रेसिव पार्टी। फर्दर 45 डेज का और टाइम दे सकता है, कौन टाइम दे सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल टाइम दे सकता है इफ इट्स सफिशिएंट कोज। अब ध्यान सुनना, अगर एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया है विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न पार्टी, बोथ कंसर्न पार्टी, वेदर इट इज एग्रेसिव पार्टी वेदर इज अ फेवरेबल पार्टीज, ओके, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील एनसीएलटी के अंदर फाइल नहीं कर सकते हो। और जो भी ऑर्डर पास करेगी एनसीएलटी आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, और सरकार जो भी कॉपी ऑफ ऑर्डर होगा दोनों कंसर्न पार्टी को वह सेंड करेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक अपन ने डिस्कस किया था 420 और 421। 420 किसके बात करता है, एनसीएलटी के सर, एनसीएलटी में आप के ऑर्डर पे, और 421 जो एनसीएलटी के ऑर्डर पे पास करता है के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं 422 आपको बात करता है डिस्पोजल ऑफ अपील। ध्यान से सुनना, डिस्पोजल, अगर आपने कहीं पिटिशन या आपने कोई डिस्प्यूट फाइल कर रखा हो एनसीएलटी या एनसीएलटी में, तो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंट, जो भी आपने अपील या आपने पिटिशन फाइल की हुई है जिस दिन को, उसके 3 महीने के अंदर अंदर एनसीएलटी को क्या करना पड़ेगा, उस केस को डिस्प्यूट करना, उस केस को रिजोल्व करना होगा। मैंने क्या बोला, 3 महीने के अंदर। कब से 3 महीने, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंट ए केस और पिटिशन बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर उस केस को क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। अगर 3 महीने के अंदर डिस्पोज नहीं कर पाया तो फर्दर 90 डेज और ले सकता है, बट सरकार उसका जो रीज़न होगा, वो जो चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट होगा, मैंने क्या बोला, प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन जो होगा उसको रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आफ्टर वो फर्दर 90 डेज और ले सकता है, 3 महीने के फर्दर 90 डेज, ठीक है।
अगर सफिशिएंट रीज़न लगा बट चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट को रिकॉर्ड राइटिंग में लिखना पड़ेगा सरकार कि इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हम ये 3 महीने के अंदर डिस्पोजल ऑफ नहीं कर पाए, फर्दर 90 डेज़ का और हम एक्सटेंशन देते हैं, तो मतलब टोटल मिला के 180 डेज़, तो 3 महीना और 90 डेज़ आप याद रखना। और कौन रेटिंग में लिखेगा? चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल लिखेगा, सॉरी ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल लिखेगा कि चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट लिखेगा, तो चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट राइटिंग में लिखेगा। अब बात आती है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी ने जो भी ऑर्डर पास किया है वो आप कहाँ फाइल कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में वो केस या जो भी अपील आप प्रेफर कर सकते हो। कब तक टाइम लिमिट है? विद इन 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर बाई अग्रेसिव पार्टी। जो भी एग्रेसिव पार्टी है जिसने ऑर्डर प्रेफर किया है सुप्रीम कोर्ट को, उसके 60 दिनों के अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में पास कर सकती है। ध्यान रखना, इट इज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर उसको लगता है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वही आगे फर्दर 60 डेज का जाएगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का केस नहीं जाएगा। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन ऑफ लॉ का ही जाएगा, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को लगता है अगर सफिशिएंट कोज है तो फर्दर 60 डेज एक्सटेंशन टाइम और दे सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ फटाफट से 2 मिनट में। आप मेरे साथ विजुअलाइज कीजिए कहीं, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी याद होगा। एनसीएलटी 420, मैंने क्या बोला? एनसीएलटी जो फाइल करते हैं हम, सॉरी अभी अपन एनसीएलटी चल रहा है। एनसीएलटी जो 420 सेक्शन है, आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट ऑर्डर पास करेगा। कोई सा भी ऑर्डर पास कर सकता है। ध्यान रखना, अमेंडमेंट ऑर्डर कर सकता है 2 साल के अंदर अमेंड कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर। ध्यान रखना, अगर किस केस में अमेंडमेंट नहीं कर सकता है? इन केस ऑफ अगर आपने फर्दर जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है उसको आपने फर्दर अपील की हुई है एनसीएलटी और या सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस में क्या कर सकता है? अपील को उस केस में क्या कर सकता है? अमेंड नहीं कर सकता है। और दोनों पार्टी को, जो भी दो पार्टी है उसको क्या करेगा? कॉपी ऑफ ऑर्डर सेंड करेगा। सेम कंडीशन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 डेज, फर्दर 45 डेज का एक्सटेंशन और मिलेगा। अगर एनसीएलटी ने विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो उस केस में क्या करेंगे गाइस? उस केस में गाइस आप फर्दर एनसीएलटी ने बोथ द कंसर्न पार्टी मतलब फेवरेबल पार्टी और एग्रेसिव पार्टी दोनों की कंसर्न लेके अगर कोई ऑर्डर पास किया तो उसमें आप अपील को प्रेफर नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, 45 डेज और फर्दर 45 डेज का आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ भी ऑर्डर पास करता है आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और कॉपी ऑफ ऑर्डर सेंड करेगा। सेम कंडीशन डिस्पोजल ऑफ ऑर्डर 3 महीने के अंदर डिस्पोज करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर पिटिशन या एप्लीकेशन फॉर अपील बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल। फर्दर एक्सटेंशन टाइम दे सकता है 90 डेज का, बट ध्यान रखना चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट रिकॉर्ड करेगा रीजन, ठीक है, इन राइटिंग, ठीक है। अपील सुप्रीम कोर्ट के आप पास अपील कर सकते हो ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ विद इन 60 डेज, फर्दर 60 डेज का और सुप्रीम कोर्ट टाइम दे सकता है इफ सफिशिएंट कोर्ट। ध्यान रखना, कोड ऑफ सिविल 424 नॉट इम्पोर्टेंट। अभी जो अपन रिवाइज करेंगे, जो भी सेक्शन रिवाइज करेंगे, नॉट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कभी आज तक क्वेश्चन नहीं आया है। जस्ट आपको ओवरव्यू कि गैस फटाफट आपको अब रिवाइज करवा देता हूँ गाइस। 424 किसके साथ डील करता है? जो भी सिविल कोर्ट के पास जो भी पावर होती है वो सारी पावर क्या होगी? आपके एनसीएलटी और एनसीएलटी के पास होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं, जो भी सिविल को देखिए, सबसे पहले सुमन्स, अगर सुमन्स बुला सकता है, कोई से भी पर्सन को वो एग्जामिनेट करा सकता है ओथ पे, ठीक है सही गाइस। रिसीव एविडेंस ऑन अफिडेविट के साथ वो रिसीव कर सकता है जो भी उसको एविडेंस लेने हैं। रिक्वायर द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। एनी अदर मैटर एस में भी प्रिस्क्राइब इशू कमीशन कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। जो भी रिप्रेजेंटेशन बनाया है, जो भी रिप्रेजेंटेशन करवाया गया है बाई द पार्टी, उसको डिसमिस कर सकता है, कमीशन इशू कर सकता है। कोई सा भी मैटर, जो भी एनी अदर मैटर जो भी प्रिस्क्राइब कर रखा वो कर सकता है। सुमन्स वगैरह करवा सकता है, किसी भी पर्सन को एग्जामिनेशन करवा सकता है ऑन ओथ, ठीक है। एविडेंस रिसीव कर सकता है ऑन अफिडेविट। आई होप आपको याद हुआ होगा, और बाकी तो ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीएलटी और एनसीएलटी डेलीगेट कर सकती है उसकी पावर, उसके जो ऑफिसर्स है या उसके जो एम्प्लॉय है या एनी अदर पर्सन अथोराइज बाई
अपीलेट ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, जो भी पावर ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल को दे रखी है वाई इंक्वायरी ऑफ एनी मैटर, मैंने क्या बोला, वाई इंक्वायरी ऑफ एनी मैटर एनी पावर इज गिवन टू एनसीएलटी और एनसीएलटी, वो अथोराइज वो क्या कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है पावर को, किसको, ऑफिसर को, उसके एम्प्लॉयज़ को, उसको एनी अदर पर्सन अथोराइज बाई एक्ट। ठीक है, अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई सा भी एक्ट किसने किया हो, डन किया हो, कोई सा भी एक्ट डन किया हुआ हो एनसीएलटी ने, उसके प्रेसिडेंट ने, चेयरपर्सन ने, मेंबर्स ने, उसके जितने भी प्रेसिडेंट हो गए, एम्प्लॉयज़ ने, इन ए गुड फैक्ट, तो सरकार उस केस में आप सूट या उसके केस में आप अगेन सूट या केस वगैरह लीगल प्रोसीडिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल, सिविल जो कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वह किसी भी एनसीएलटी या एनसीएलटी के मैटर में इन्वॉल्व हुए। अगर कहीं वैकेंसी आ जाती है अपीलेट ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल में, फॉर एग्जांपल कि सरकार प्रेसिडेंट नहीं है, मेनली वैकेंसी की वजह से आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि जो भी ऑर्डर पास किया एनसीएलटी और एनसीएलटी ने वो गलत है, मतलब इन द सेंस अगर सपोज एनसीएलटी में कोई प्रेसिडेंट नहीं है या उसका एनसीएलटी का चेयरमैन नहीं है या एनसीएलटी का मेंबर्स नहीं है, तो मेनली उस वैकेंसी की वजह से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सरकार जो भी एनसीएलटी ने के पास आप मैटर लेके गए वो गलत है या गलत है। ध्यान रखना, राइट है जो भी पार्टी के पास, या तो वो खुद रिप्रेजेंटेटिव, या तो वो खुद प्रेजेंट हुए या उसका खुद का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, आपका चार्टेड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में होना चाहिए, सीएस हो सका, कॉस्ट अकाउंटेंट होगा और लीगल प्रोसीडिंग। आई होप आपको एनसीएलटी और एनसीएलटी का रिवीजन लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ पूरा टॉपिक, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और 4 नंबर का आता है, बेनिफिट है, बस आप रिवीजन वीडियो ध्यान से सुनना। एनसीएलटी में और एनसीएलटी में 11 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एनसीएलटी के अंदर ध्यान रखना, एनसीएलटी के अंदर प्रेसिडेंट होता है, वेयरस मतलब एनसीएलटी के अंदर प्रेसिडेंट होता है और एनसीएलटी के अंदर चेयरपर्सन होता है। मैंने क्या बोला, एनसीएलटी के अंदर प्रेसिडेंट होता है और एनसीएलटी के अंदर चेयरपर्सन होता है। वो दोनों प्लस उनके कुछ मेंबर्स होते हैं, उनकी संख्या 11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कोई सा भी ऑर्डर करेगा आफ्टर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सुनने के बाद ही करेगा। अमेंड कर सकता है ऑर्डर विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखना, अगर अमेंड किस केस में नहीं कर सकता, अगर आपने फर्दर जो एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया है वो फर्दर आपने अपील किया तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप कभी अमेंड नहीं, एनसीएलटी अमेंड नहीं कर सकता है। और जो भी ऑर्डर पास किया वो दोनों पार्टी को, जो फेवरेबल पार्टी और जो एग्रेसिव पार्टी, उसको क्या करेगा, कॉपी ऑफ ऑर्डर सेंड कर देगा। फिर गाइस आता है 421 बोलता है अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। जो भी एनसीएलटी ने जो भी ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। अपील कब तक कर सकते हो, 45 दिन के अंदर, फर्दर 45 दिन का और टाइम मिल जाएगा। बट ध्यान रखना, अपील उस पार्टी उस केस की अपील नहीं कर सकते हैं जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर स्पीडली डिस्पोजल 3 महीने के अंदर डिस्पोज करेगा, फर्दर 90 डेज का और टाइम मिलेगा। बट ध्यान रखना, रीजन कौन रिकॉर्ड करेगा, चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट। ओके गाइस, और अपील टू सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं 60 दिनों के अंदर, ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ, और फर्दर 60 डेज का और टाइम मिलेगा। होप आपको यह रिवीजन वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।